बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस वीडियो सेशन में मैं आपको सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ना सॉल्व करने लगा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि ये क्वेश्चन 3 जो सेक्शन बी में है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सर इसके मजीद एक दो प्रोग्राम बना के दिखा दे। तो इसलिए मैंने अब सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हुए कुछ आपको मजीद आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो आपने उसको देखना है, उसके कंसेप्ट गेट कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके रेलेवेंट ही पेपर आएगा, तो आपने कंसेप्चुअल वहां पे आपने इसको लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है, कंसेप्ट गेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन एंड मॉडुलस अरिथमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करते हुए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आप क्या करेंगे, एक नंबर एंटर करेंगे, एंटर द नंबर। वो नंबर विद इन रेंज होना चाहिए 1 से लेके 365 तक। ये एक कंप्लीट ईयर्स के डेज होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा है कि आपने डेज की रेंज 1 से लेके 365 तक लिखनी है। तो ये तो मैसेज होगा, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो नम में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर सी आउट करके हमने क्या डिस्प्ले करना, हमने कहना डे ऑफ द वीक, ये कौन से वीक का डे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, गेट डे नंबर, ये हमारा एक मेथड है जिसका नाम गेट डे है, और ये वैल्यू एक आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट उसमें ले रहा है, ठीक है, एज ए पैरामीटर के तौर पर। आर्गुमेंट और पैरामीटर सेम ही होती है, एक आर्गुमेंट ले रहा है या एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर हुआ। ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया हुआ मेन से ऊपर, जो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट डे फंक्शन का नेम है, और डे नम वो इसमें आ जाएगा। सपोज आप 20 उसमें एंटर करते हो, ठीक है। तो आपने 20 एंटर किया, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेज, एक मैंने अरेज ली हुई है डेज के नाम से, और उसमें डेज मैंने स्टोर किए हुए हैं संडे से लेके टिल सैटरडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे टिल सैटरडे तक। तो अब इसमें क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा डेज स्ट्रिंग, ये अरे में से इस इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, इस इंडेक्स की वैल्यू। अब देखिए, अगर मैंने डे में क्या रखा हुआ 20, तो जब मैं 20 को 7 पे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लूंगा, रिमाइंडर इसका क्या आएगा, रिमाइंडर इसका आएगा 7 2 14 होता है, 14 बाकी 6 बचेगा इसका, ठीक है, 6 बचेगा। तो अब 6 लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा होगा, यानी ये क्या लिखा जाएगा, डेज ऑफ 6। अब डेज ऑफ 6 पे क्या पड़ा होगा, ये 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, और ये 6 लोकेशन पे सैटरडे पड़ा हुआ था। तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, डेज ऑफ उसकी जो वैल्यू, यानी कि क्या करे, रिटर्न करेगा, वो सैटरडे रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा डे ऑफ द वीक इज वीक, आगे यहाँ पे सैटरडे शो कर देगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा, ठीक हो गया। अब इसमें प्रोग्राम वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है, आपको कहेगा कि 1 से लेके 7 तक डे नंबर लिखे, तो उसमें से डे आप सिलेक्ट करें, या आपको वो कह सकता है ये नंबर ले, उसको 7 पे डिवाइड करे, जो बाकी रिमाइंडर बचेगा उसका डे नंबर लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से वो सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सम टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज करते हुए हमने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक ब्रीफ सेशन में बता देता हूँ, ठीक है, 1-2 मिनट में, कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम सेम होता है। जैसे मैं लिखता हूँ ना, इंटीजर मैंने लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 इंटीजर पास करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं एक और सेम नेम का फंक्शन लेता हूं, उसकी सेम रिटर्न टाइप लिखता हूं, लेकिन उसमें क्या करता हूं, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स या तो उनकी डेटा टाइप चेंज कर देता हूं, अगर सेम रखने हैं तो, या फिर उनमें मैं क्या कर सकता हूं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दूंगा। यानी कि इसमें मैंने अगर 2 पैरामीटर रिसीव कर किए या जो कॉल करेंगे, तो इसमें मैं अगर 3 लिख देता हूं, तो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग बन जाता है, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग की कंडीशन ये है कि नाम उनके सेम होने चाहिए, ठीक है, नाम सेम होने चाहिए। उसकी रिटर्न टाइप भी डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है।
उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो वो रिसीव कर रहा है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेम रखने अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर आपके सेम होंगे तो फिर उसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा फंक्शन सेम नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, या सेम रखने तो फिर उसकी रिटर्न टाइप को चेंज करें। ठीक हो गया। यहां पे मैंने क्या किया हुआ, वॉइड सम, यानी कि रिटर्न टाइप मैंने कोई यहां पे वॉइड रखी हुई है। वॉइड मींस नथिंग, नेम ऑफ द फंक्शन इज सम एंड इट टेक्स टू पैरामीटर a and two parameter b with different data type. First parameter data type is integer, second variable data type is float. Then sum of integer and float, this is just my message, and then after this they will add the value of a and value of b, and they will display as it is, they are not going to be written. सेकंड पैरामीटर में देखें, सेकंड फंक्शन में देखें, void sum, name of the function is same, but what is the difference? Return type is also same, but number of parameters also same, but different is their data type. First parameter data type is float, in this case second function, while second parameter data type is integer. While in upper function, that is the first function, first parameter is integer, second parameter is float. ओके, तो ये भी मेरा क्या बना, ये भी हम इसको कहते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। इसमें सम ऑफ फ्लोट एंड इंटीजर, दे विल डिस्प्ले वैल्यू आफ्टर द एडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। इंटीजर मेन सम को कॉल करेगा पहले 3.5f। इस केस में वो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा कि किसकी डेटा टाइप मैच कर रही है, जो कि फर्स्ट वैल्यू इंटीजर है, सेकंड वैल्यू फ्लोट है। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू इंटीजर यहां पे आ रही है और सेकंड वैल्यू फ्लोट यहां पे आ रही है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ए की वैल्यू क्या लिखेगा, अगर हम देखते हैं 3.5, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 + 3.5, आंसर विल बी 8.5 डिस्प्ले होगा इधर। ठीक हो गया। और सेकंड केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं बाय पासिंग value 4.2f, that is float value, and other value second parameter value is 6, 4.26। तो अब देखिए पहले की फ्लोट वैल्यू अब इसके पास तो नहीं जाएगा, ये तो इंटीजर है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड के पास जाएगा विद द नेम विद द वैल्यू ऑफ 4.6 एंड सेकंड पैरामीटर वैल्यू इज 6, 4.2, here is 4.2 and here is 6 + 4 10.2, उसका आंसर वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ आ चुकी होगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए, डिस्प्ले एड्रेस एंड वैल्यू यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर के थ्रू हमने एड्रेस और उसके वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। तो देखते हैं हम, इंटीजर मेन लिखा, इंटीजर a = 10 लिखा। ठीक है, अगर मैंने पॉइंटर के किसी भी जिसकी वैल्यू को पॉइंट आउट करना है, अगर वो इंटीजर है तो मुझे उसका पॉइंटर भी इंटीजर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर वो फ्लोट है जिसको मैंने पॉइंट आउट करना है, जिसके मैंने एड्रेस को कीप करना है, वो अगर फ्लोट है तो आपको पॉइंटर भी फ्लोट का ही डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी ना कि आप डेटा टाइप चेंज नहीं करेंगे। इंटीजर a = 10 तो आप इंटीजर का ही पॉइंटर डिक्लेयर किया, और जब भी आपने एड्रेस लिखना है तो वो एंड ऑफ a लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने a लिखा है, अगर a की वैल्यू मैं 10 लिखता हूं ना, तो अब देखें ये उसका एड्रेस, कुछ भी एड्रेस होगा वो सिस्टम उसको एलोकेट करेगा। सपोज 1 2 3 5 9 इस तरह का एड्रेस होगा। ठीक है, तो अगर इस केस में क्या हुआ, अब ये पॉइंटर को इसका एड्रेस मिला इसका। ठीक है, cout वैल्यू, जब मैं लिखूंगा वैल्यू एस्ट्रिक पॉइंटर, जब मैं एस्ट्रिक के साथ एक्सेस करूंगा तो फिर मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करूंगा। ठीक है, और जब मैं पॉइंटर लिखूंगा तो उसका वो एड्रेस लिखेगा जो कि ई एड्रेस है। ठीक है, तो इसके बाद रिटर्न कर देगा। अब इस पीबीए में एग्जाम में वो क्या पूछ सकता है, एग्जाम में वो आपसे कह सकता है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
कि एंड के साथ क्या काम हो रहा है, एस्ट्रिक के साथ क्या काम हो रहा है, और विदाउट एस्ट्रिक अगर लिखेंगे तो इसका क्या आउटपुट होगी। ये आपको तीनों चीजों का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करें हम। स्वैप टू नंबर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। अब हमने क्या करना है, दो नंबर्स को स्वैप करना है कॉल बाय रेफरेंस। हम जो पैरामीटर्स पास कर रहे हो दो तरीके से पास कर रही होती है। एक कर रही होती है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कर रही होती है कॉल बाय रेफरेंस। उसमें हम रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने मेन पे आते हैं। मेन पे x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, y इक्वल टू 10 लिखा हुआ। बिफोर स्वैपिंग x की वैल्यू यहाँ पे वो 5 शो करेगा और y इक्वल टू y की वैल्यू वो 10 शो करेगा, एंड लाइन करेगा। और यहाँ पे वो स्वैप करने जा रहा है एड्रेस के साथ। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि स्वैप का एक फंक्शन है जो कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे। ये स्वैप की फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो इंटीजर a के पास वैल्यू आ जाएगी और इंटीजर b के पास वैल्यू आ जाएगी। सपोज x के पास क्या पड़ा हुआ है, x के पास पड़ा हुआ था 5, y के पास पड़ा हुआ 10, ये y के पास 10 पड़ा हुआ। ठीक है, अब अब क्या करेगा, a गेट करेगा इसका एड्रेस। सपोज ये एड्रेस इसका है 1 2 3, इसका एड्रेस है सपोज 4 5 6। ठीक है, तो जो ए पॉइंटर होगा, ए पॉइंटर के पास इसका एड्रेस जाएगा x का। ठीक है, और जब इसका एड्रेस जाएगा तो उसके पास एक्सेस है कि वो इसकी वैल्यू को भी एक्सेस करेगा। ठीक है, और जो पॉइंटर b है, पॉइंटर b के पास एड्रेस जाएगा y का। जब इसका एड्रेस आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को भी इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया यहां तक। और इसके बाद वो क्या कर रहा है, कहता है एक आपने टेम्प का वेरिएबल लेना है। ये वेरिएबल है इंटीजर टेम्प। ये देखिए, ये मैंने टेम्प ले लिया। टेम्प में वो क्या कहता है, स्टोर करो इसमें। टेम्प में वो ए के कंटेंट शो कर रहा है, स्टोर कर रहा है, यानी कि वो 5 की वैल्यू इसमें स्टोर कर देगा टेम्प में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट वो कंटेंट्स पिक कर रहा है बी के और ए को कंटेंट्स दे रहा है। ए के कंटेंट्स यानी कि ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो बी के कंटेंट्स क्या थे, 10 10। अब इसके कंटेंट्स को मैं ओवरराइट करके क्या कर दूंगा, इसके कंटेंट क्या हो गया, 10 आ गए, क्योंकि इसके मैंने ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद क्या रहा, टेम्प की वैल्यू न्यू कंटेंट्स बना दे, किसके, बी के। तो टेम्प के पास जो वैल्यू पड़ी हुई थी किसके पास चली जाएगी, वो पड़ी जाएगी वाई के पास, यानी कि यहाँ पे 5 यानी बी है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट मूव करते हैं और इसका देखते हैं। आफ्टर स्वैप, स्वैप करने के बाद अब देखिए x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू अब देखिए ना वो 5 होगी और y की 10 होगी। सॉरी, x की वैल्यू अब 10 होगी और y की वैल्यू अब 5 हो जाएगी। यहां पे क्या डिस्प्ले करेगा, 10 और y इक्वल टू डिस्प्ले करेगा 5। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको स्वैप कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करें। स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेशन यूजिंग क्लास। हमने क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेशन करने हैं यूजिंग क्लास के थ्रू, और हमने इसके डेटा फील्ड्स ले लिए। ठीक है, जब भी हम क्लास डिक्लेयर करते हैं ना, जब क्लास डिक्लेयर करते हैं तो क्लास के अंदर हमारी दो चीजें होती हैं। क्लास में क्या चीज होती है, एक तो डेटा फील्ड होती है जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम डेटा फील्ड्स कहते हैं। और एक हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, इनको हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, इनको हम फंक्शंस भी कहते हैं, डेटा मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो डेटा फील्ड्स होते हैं ना, जिसमें इंटीजर वगैरह लिखती है, ये यूजुअली हम प्राइवेट के साथ लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारा सेंसिटिव डेटा होता है। हम इसको प्राइवेट एक्सेस में रखना चाहते हैं, प्राइवेट उसके डिक्लेयर करके ना प्राइवेट रीजन में हम उसको रखना चाहते हैं, ताकि कोई उसको आउटर एक्सेस ना कर सके। जो डेटा फील्ड होते हैं ना, डेटा फील्ड, इसको हम यूजुअली लिख रहे होते हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक के साथ, क्योंकि हमने इसको मेन में कॉल करना होता है पब्लिक के साथ। जब हम पब्लिक के साथ लिख रहे होते हैं ना, तो जो डेटा फील्ड होते हैं ना, डेटा फील्ड, ये क्या कर सकते हैं, डेटा मेंबर जो फंक्शन होते हैं, ये इनको एक्सेस कर सकते हैं। इनको जो डेटा फील्ड होते हैं ना क्लास के अंदर, डेटा मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके बाद जो मेन होता है ना, मेन में हमारी जो एक्सेस होती है ना, हमारी एक्सेस सिर्फ पब्लिक तक होती है, यहां तक जो डेटा मेंबर्स तक। हम डायरेक्ट मेन में मैं यहां पे कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है, जो कि इसका प्राइवेट पार्ट होता है। मैं कहां पे एक्सेस कर सकता हूं, सिर्फ डेटा मेंबर्स तक एक्सेस कर सकता हूं, जो कि पब्लिक में है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, अब देखिए यहां पे मैंने कोई प्राइवेट लिखा ही नहीं है, ठीक है। जब मैंने प्राइवेट नहीं लिखा ना, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। तो ये सारी वेरिएबल जितने भी डिक्लेयर हो गए, ये प्राइवेट पार्ट में हो गए। इंटीजर रोल आ गया, मार्क्स 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि अरे डिक्लेयर कर ली गई यहाँ पे, फिर उसका टोटल भी आ जाएगा और उसकी एवरेज भी आ जाएगी, ठीक है। ये सारा मैंने प्राइवेट पार्ट में लिखा। नेक्स्ट मूव करते हैं, पब्लिक में आ जाइए। पब्लिक में देखिए हमने मेथड लिख दिया, इंटीजर आर, रोल आर आ जाएगा, जो भी आप, यानी कि जब इनपुट आप कॉल करेंगे वहां पे एक वैल्यू देंगे जो कि आर रिसीव कर लेगा, और जो आर की वैल्यू होगी वो हम किसको दे देंगे, वो हम दे देंगे रोल को, और इसके बाद टोटल हम 0 कर देंगे, ठीक है। एंटर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने पूछ लिए, यानी कि रोल के साथ फर्स्ट क्या लिखा हमने, 0, 0 से लेके कहां तक मूव करेगा, 0 to 2 तक मूव करेगा, यानी लेसर 3 तक। सीन मार्क्स में वो एंटर करवाएगा, मार्क्स को पहले 0 में एंटर करवाएगा, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स 0 मीन फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, फर्स्ट स्टूडेंट के सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स, फर्स्ट स्टूडेंट के थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स, यानी कि एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछने हैं, और फिर उनको टोटल भी करना है, टोटल प्लस मार्क्स, उसके वो टोटल करता जाएगा, वो टोटल इसमें स्टोर हो जाएंगे। उसी वक्त वो क्या कर देगा, वो एवरेज भी कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी एवरेज कितनी बनी है, ठीक है। तो वही डिस्प्ले में क्या होगा, ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा रोल को, और यहाँ पे 0 से लेकर 03 तक उसके मार्क्स शो कर देगा, और वहां पे वो टोटल शो डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे टोटल डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हम स्टूडेंट को कॉल करते हैं। स्टूडेंट में क्या हो रहा है, इंटीजर आई 0 से लेके 5 तक चलेगा, यानी कि 4 स्टूडेंट के मार्क्स, और वो क्या करेगा, स्टूडेंट 1 का इनपुट लेगा, ठीक है, इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन अभी हम देख के आए कि इनपुट में क्या क्या चीजें हो रही है, और उसके बाद क्या कर देगा, रो उसका वो सारी चीजें शो कर देगा, और 0 से लेके 1 तक वो वैल्यू लिख देगा, ठीक हो गया। तो अब देखिए जो एक स्टूडेंट के है ना, जो एक स्टूडेंट का अगर सपोज देखिए, आप इनपुट फंक्शन में क्या क्या चीजें लिख रहे हो, इनपुट फंक्शन में आप लिख रहे हो रोल, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर उनका टोटल, फिर उनकी एवरेज हो रही है। अब देखो जब आपने क्या लिखा, ये देखिए आपने रोल लिखा, फिर आपने मार्क्स 1 लिखे, फिर आपने मार्क्स 2 लिखे, फिर आपने मार्क्स 3 लिखे, फिर आपने इसका टोटल लिखा, ठीक है, फिर आपने एवरेज लिखी। अब क्या होगा, जब स्टूडेंट 1 जो होगा ना, स्टूडेंट 1 S1 के पास रोल की अपनी एक वैल्यू होगी, S2 के पास S1 का M1 के मार्क्स भी होंगे, सब्जेक्ट 1 के M2 के भी मार्क्स हो गए, M3 के भी मार्क्स हो गए, टोटल के भी मार्क्स आ जाएंगे, और एवरेज के भी मार्क्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये S1 के साथ आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे जो भी लिखेंगे वो इस पे। इसी तरीके से हमारे पास S2 भी है। अब ये क्या करेगा, S2 भी इन्हीं को एक्सेस करेगा। जब S2 को एक्सेस करेंगे तो उसका रोल कुछ और होगा, यानी कि यही सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, इसके लिए भी S2 भी उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं सपोज ये 1 के वैल्यू लिख के ना यहाँ पे ये 1 को दे देता हूं, यानी कि रोल में इसको कह देता हूं 1 है, मार्क्स उसमें 10 है, मार्क्स उसमें 20 है, मार्क्स इसमें 30 है, मार्क्स इसमें 40 है, जो भी टोटल इसका आ जाएगा। अब मैं टोटल पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। टोटल आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी जो भी इसकी। अब S2 भी इसी रोल को एक्सेस करेगा और उसके अपने मार्क्स हो गए। S2 भी मार्क्स 1 को सब्जेक्ट एक्सेस करेगा और उसके अपने सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हो गए। अब S2 M2 को भी एक्सेस करेगा तो उसके M2 के अपने मार्क्स हो गए, M3 के अपने मार्क्स हो गए, ठीक है, उसका अपना टोटल आएगा, उसकी अपनी एवरेज आ जाएगी। तो ये सारी की सारी किस में स्टोर हो जाएगी, ये S2 में स्टोर हो जाएगी, S2 की ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से S3 के पास भी एक्सेस ये होगा। अब S3 भी इन्हीं वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ठीक है, उसका अपना रोल की वैल्यू अपनी सेपरेट होगी, ठीक है।
उनकी M1 की वैल्यू भी सेपरेट होगी, ठीक है, M2 की वैल्यू भी सेपरेट होगी, M3 की इनपुट भी सेपरेट होगी, उसका टोटल भी सेपरेट आएगा, ठीक है, उसकी एवरेज भी सेपरेट आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से S4 का भी चला जाएगा, ऐसे S5 का भी ये ऐसी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इसमें हमें फायदा क्या हो रहा है, ये देखिए हमारा रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2, ये तो हमने सिर्फ एक बार डिक्लेयर किए, ये एक बार डिक्लेयर किए और हमने स्टूडेंट्स को हम एक्सेस दिया। अगर मैंने 10 स्टूडेंट का करना हो तो मैं S10 कर दूंगा, जो वो 10 स्टूडेंट के साथ वो एक्सेस होगा। जिस सब्जेक्ट के साथ जो इंडेक्स लगा के मैं वैल्यू एक्सेस करूंगा ना, वो इसी के साथ मैं डिस्प्ले भी कर सकूंगा। तो इसमें यही हो रहा है, ये देखिए S0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और फिर इसी तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शो भी कर रहा हूँ सबके लिए 0 से लेके 4 तक। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट टू अ फाइल, फाइल हैंडलिंग, कि आपने फाइल कैसे करने हैं, क्योंकि ये स्पेशल हमने फाइल के लिए यूज करना है, इसलिए हमने एफ स्ट्रीम लिखा, ठीक है। हमने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट एफोर्ट बनाया और साथ ही हमने एक टेक्स्ट फाइल लिख ली जिसका नाम हमने आउटपुट डॉट टेक्स्ट रखा, और हमने कहा कि अगर ये फाइल ओपन है तो क्या करो, एफ आउट। एफ आउट क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरा अपना ऑब्जेक्ट है फाइल का, मैं एफ आउट भी कर सकता हूँ, एफ भी लिख सकता हूँ, कोई भी लिख सकता हूँ, जो मैं यहां पे लिखूंगा उसके साथ मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। ये जस्ट लाइक ऐसे है जैसे हम सी आउट यूज करते हैं, ठीक है। तो आप एफ भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, एंड बी कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं आप। इसी तरीके एफ ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सपोज एफ डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर आप एफ डिक्लेयर करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एफ और फिर ऐसे लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। जो भी लिखेंगे आप एफ के साथ लिखेंगे। अगर सी लिखा होगा तो सारे सी के साथ करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने एफ आउट लिखा, तो ये वैल्यू को मैं राइट करूंगा। जो भी मैं एफ आउट के साथ लिखूंगा वो फाइल में स्टोर हो जाएगा। कौन सी फाइल में स्टोर हो जाएगा, जो मैंने फाइल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे और ये मैसेज कर देंगे, ठीक हो गया। अगर ये फाइल ना ओपन हो सकी तो ये मुझे एरर दे देगा कि फाइल ओपन नहीं हो रही, ठीक हो गया। नेक्स्ट, रीडिंग का फाइल, इस तरीके से हम रीडिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एफ स्ट्रीम लिया हुआ है, इंटीजर इफ स्ट्रीम, ये मैंने इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है, किस नाम से, FIN के नाम से। मैं इस फाइल को ओपन करने जा रहा हूं। स्ट्रिंग मैंने लाइन लिखा हुआ, मैं लिखा FIN। अगर ये ओपन हो सके तो फिर क्या करो, ऐसा करो कि लाइन से वैल्यू गेट करो और इस ऑब्जेक्ट को दे दो FIN को, ये गेट लाइन बन जाएगा। गेट लाइन फंक्शन के थ्रू मैं वैल्यू को गेट करता जा रहा हूं। इधर से मैं सोर्स मेरा लाइन है और किस में स्टोर कर रहा हूं, फाइन में, फिन से, FIN से। तो बाद में मैं क्या करता जा रहा हूं, सी आउट को मैंने लाइन के साथ शो डिस्प्ले करता जा रहा हूं, ठीक है। इस तरह ये अगर फाइल ओपन ना हो सकी तो एरर डिस्प्ले कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास। क्लास ट्राइंगल मेरे ख्याल ये मैंने पहले भी कराया, लेकिन चले मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ। फ्लोर बेस ले लिया, हाइट ले ली, ठीक है। ये प्राइवेट पार्ट में मैंने लिखा हुआ इनको, ठीक है। वॉइड इनपुट, ये इनपुट में एंटर द बेस एंड हाइट, बेस और हाइट मैंने एक ही जगह पे लिख लिया इसको। इसके बाद मैंने एरिया कैलकुलेट कर दिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे मेन पे ये क्लास का नाम होता है, ये ऑब्जेक्ट का नाम होता है, ये आप इनपुट को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये आप एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट प्रोग्राम में स्टैटिक वर्सेस लोकल वेरिएबल में आपको डिफरेंस बताने लगा हूं। अब देखिए स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होते हैं, लोकल वेरिएबल एवरी टाइम इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, ये मेरा मेन से स्टार्ट हुआ, सीआउट फर्स्ट कॉल गई डेमो के पास। जब डेमो के पास जाएगी तो डेमो के पास स्टैटिक वेरिएबल में 0 पड़ा हुआ है, लोकल वेरिएबल में 0 पड़ा हुआ है। स्टैटिक वेरिएबल में एक ऐड कर देगा तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लोकल वेरिएबल में एक और ऐड करेगा तो इसमें दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1। स्टैटिक ने क्या शो किया, 1, और लोकल ने क्या इधर शो किया, 1, ठीक हो गया, परफेक्ट। सी आउट सेकंड कॉल के लिए जब फिर डेमो के पास डेमो कॉल जाएगा, डेमो इसको एक्सेस करेगा, तो देखें जब फिर डेमो फंक्शन के पास जाएगा तो अब स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल ये नहीं चलेगा, सेकंड टाइम ये नहीं चलेगा, ये चलेगी। तो इसमें फिर 0 आ जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल में पहले 1 पड़ा हुआ था, अब क्या हो जाएगा, अब 1 एक और ऐड हो जाएगा। जबकि लोकल वेरिएबल में 0 था तो इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल में क्या वैल्यू शो करेगा, स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू 2 शो करेगा, जबकि लोकल में फिर 1 ही शो करेगा, ठीक हो गया।
अब थर्ड कॉल आई, जब थर्ड कॉल आई फिर डेमो को कॉल किया, जब डेमो को मैं कॉल करूंगा ना तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेरिएबल नहीं चलेगा, जबकि ये फिर इनिशियलाइज होगा 0 से, तो स्टैटिक वेरिएबल में फिर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। लोकल वेरिएबल में 1 ही रहेगा, स्टैटिक वेरिएबल में अब 2 की बजाय क्या शो करेगा, 3 शो करेगा, अब स्टैटिक में 1 ही रहा। तो आपने क्या डिफरेंस देखा इसमें, डिफरेंस स्टैटिक और लोकल वेरिएबल में ये होता है कि स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज ओनली वंस, ओके, एंड इट्स स्कोप रिमेन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम चलता रहता है इसका स्कोप रहता है, ठीक है। while local variable scope is only within a function, once function finish scope will used to be finish of the local variable, ओके। तो ये लोकल वेरिएबल इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि स्ट्रिंग अरे एंड सॉर्टिंग का, स्ट्रिंग अरे और सॉर्टिंग का, स्ट्रिंग नेम 5 अरे की मैंने 5 एलिमेंट्स की मैंने एक अरे डिक्लेयर कर ली और अरे की डेटा टाइप है स्ट्रिंग, एंटर 5 नेम्स, आपको 5 नेम्स लिखने होंगे, ठीक है। CIN करेगा नेम्स ऑफ ith इंडेक्स में, ith इंडेक्स आपको पता 0 1 2 3 4 5 चलेगा। बबल सॉर्ट को हम यूज करते हुए हमने क्या कर लिया, 0 से लेके n तक यानी कि 4 तक वो मूव करेगी और j इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन 4 -1 तक मूव करेगी। अगर नेम ऑफ j इक्वल टू नेम ऑफ j ++1 बबल सॉर्ट मैंने आपको बताई हुई है कि वो कैसे काम कर रही होती है, तो आपने वैसे ही आपने इसके इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने इसके सॉर्ट करना। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एलिमेंट्स लिखे हो ना, पहले वो इन दोनों का कंपैरिजन करेगी, फिर वो इन दोनों का कंपैरिजन करेगी, फिर इसका कंपैरिजन, सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। तो ये देखिए जैसे लाइक ये ऐसे होता है कि पहले इनका कंपैरिजन हुआ, फिर इनका कंपैरिजन हुआ, फिर इनका कंपैरिजन, फिर इनका कंपैरिजन हुआ, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक क्या होता है, ये ऐसे होता है जैसे ये ना बबल बन रही है, ठीक है। तो इसलिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी लुक्स की वजह से इसको नाम दिया जाता है बबल सॉर्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। चलो मैं इसका प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जी मैं नेम 1 एंटर करता हूँ, ASE मैंने लिखा, एंटर किया। सेकंड नेम लिखता हूँ GHJ लिखता हूँ, एंटर किया। थर्ड नेम लिखता हूँ मैं असद, थर्ड नेम मैंने असद लिखा। फोर्थ नेम मैं लिखता हूँ जाहद, फोर्थ नेम मैंने जाहद लिखा। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं सबा, ठीक है, एंटर किया। तो देखिए उसने क्या शो कर दिया जी, ये मैंने नाम एंटर किए थे, ASE किया था, फिर मैंने AHJ लिखा था, असद लिखा था, तो उसने सॉर्ट कर दिया, पहले असद को लिख दिया, फिर ASE को लिखा, फिर GHJ को लिख दिया, फिर सबा को लिख दिया और लास्ट में इसने जाहद को लिख दिया, ठीक है। ये इसने कैसे कर दिया, ये इसका प्रोग्राम था जी, ठीक है। सेम प्रोग्राम जो मैंने कल आपको बताया था वही है। ये बबल सॉर्ट मैंने यूज की है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके वैल्यू को, नेम्स को गेट किया, यहाँ पे बबल सॉर्ट यूज किया और बाद में इसको मैंने क्या कर दिया, लूप लगा के सारी अरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी और बेस्ट ऑफ लक।